आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कॉस्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट है क्या आखिर। तो इसमें अगर देखेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस incurred to produce and to sell the goods or services। मतलब क्या? कॉस्टिंग सब्जेक्ट में सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होते, खाली वही एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं जो कॉस्ट लगता है टू प्रोड्यूस or to sell the goods. So if any expense is incurred to produce and to sell, ये दो कॉस्ट आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन है हमारे पास, ये किसी तो कंपनी ने बनाया होगा। अकॉर्डिंग टू यू इज इट प्रोड्यूस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट? कुछ तो कॉस्ट लगेगी। सबसे पहले तो प्लास्टिक, उसके अंदर इंक या रिफिल, ये कॉस्ट लगेगा। तो ये तो हो गया हमारा रॉ मटेरियल। अब ये पेन बनाएगा कौन? अगर मेरी फैक्ट्री है, मैं ओनर हूं और मेरे यहाँ पे बाहर हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स है, तो वो मैं ऑब्वियसली वो वर्कर्स ही पेन बनाएंगे। विल दे मैन्युफैक्चर दिस पेन फ्री ऑफ कॉस्ट? नो, दे विल हैव टू बी पेड वेजेस, उनको वेजेस देना पड़ेगा। अच्छा, कहां पर बनाएंगे ये? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री का रेंट लगता है, फैक्ट्री का पावर कॉस्ट लगता है, मशीन होती है तो मशीन के रिलेटेड खर्चे लगते हैं। तो ये सारे कॉस्ट तो हो गए हमारे कॉस्ट। अभी जो मटेरियल कॉस्ट हो गया हमारा, वो प्रोड्यूस करने के लिए लगा, वर्कर को वेजेस दिया प्रोड्यूस करने के लिए, फैक्ट्री का खर्चा लग रहा है प्रोड्यूस करने के लिए, ये तो चलो हो गया। इसके अलावा जब ये प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, अब इसको मार्केट में बेचना भी है, तो कंपनी को एडवर्टाइज करना पड़ेगा बेचने के लिए। नॉट ओनली एडवर्टाइज, कुछ एजेंट्स या हमने सेल्समैन रखे होंगे जो सपोज शोरूम में या घर घर जाके बेचते हैं, तो उनको कमीशन भी देना पड़ेगा। तो ये सब हो गए एडवर्टाइजमेंट और कमीशन एक्सेट्रा, ये हो गया एक्सपेंसेस टू सेल द गुड्स। सो कॉस्टिंग के अंदर वो एक्सपेंसेस आते हैं जो प्रोड्यूस करने के लिए लगते हैं, और वो भी एक्सपेंसेस आते हैं टू सेल द गुड्स। इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि एनी एक्सपेंस which is neither to produce nor to sell the goods is ignored in costing। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो प्रोड्यूस करने के लिए नहीं है, मतलब कॉस्ट टू प्रोड्यूस नहीं है और कॉस्ट टू सेल भी नहीं है, नाइदर टू प्रोड्यूस नॉट टू सेल, ऐसे एक्सपेंस को हम लोग कॉस्टिंग में इग्नोर करते हैं। जैसे समझते हैं क्या क्या। सबसे पहला है डोनेशन। सपोज हमारी जो कंपनी है ये पेन बना रही है, ठीक है, हमने 1000 रुपीज एक हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया। चलो, पब्लिक चैरिटेबल हॉस्पिटल था, अच्छा काम कर रहे थे, 1000 रुपीज डोनेट कर दिए। तो बताओ, हमारी कंपनी ने अगर 1000 रुपये डोनेट कर दिए उस हॉस्पिटल को, तो वो डोनेशन, इज दैट डोनेशन गिवन
to produce the goods? No. Is that donation given to sell the goods? No. So neither to produce nor to sell, तो डोनेशन कॉस्टिंग में नहीं आएगा, इग्नोर करेंगे. सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, डिविडेंड पेड. चलिए आप लोग बताइए, डिविडेंड इज गिवन टू हुम? टू शेयर होल्डर्स. तो डिविडेंड क्यों देते हैं? टू प्रोड्यूस द गुड्स, गुड्स बनाने के लिए देते? नो. डिविडेंड क्यों देते हैं? बेचने के लिए, गुड्स को बेचने के लिए देते? नो. सो नाइदर टू प्रोड्यूस नॉर टू सेल, तो ये डिविडेंड भी क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आपको जहां पर भी, एक बार ये वापस बताओ, आपको जहां पर भी ये सब पॉइंट्स में लिखने हैं, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं. आगे चलते हैं. कॉस्ट. कॉस्ट जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. पहला पार्ट होता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा पार्ट होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है. डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिफरेंस क्या है, पहले वो समझ लेते हैं. डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब एनी सच कॉस्ट which can be directly identified with the product. मतलब क्या? ऐसे खर्चे जो उन खर्चों को देख के हम अगर बता सकते हैं कि वो एक्सपेंस किस प्रोडक्ट पे लगा है, हम लोग डायरेक्टली उसको रिलेट कर सकते हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं. एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमारी एक फैक्ट्री है, ठीक है, और उस फैक्ट्री में हम लोग दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, शर्ट्स और टेबल्स. शर्ट और टेबल. तो आधे पार्ट में शर्ट बन रहा है, आधे पार्ट में टेबल बन रहा है. चलिए ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. अभी अगर मैं आप लोग को पूछूं, क्लॉथ, क्लॉथ इज यूज्ड फॉर विच ऑफ दिस टू प्रोडक्ट्स? शर्ट्स के टेबल? ऑब्वियसली यू विल से शर्ट. वुड इज यूज्ड फॉर? वुड, लकड़ी किसके लिए यूज होती है? आप सब बोलेंगे टेबल, बराबर है. तो ये सब चीज, ये अभी क्लॉथ शर्ट के लिए यूज हो रहा है, वुड टेबल के लिए यूज हो रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग खुद भी जानते हैं. तो जो आप लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि हाँ क्लॉथ इज यूज्ड फॉर शर्ट, वुड इज यूज्ड फॉर टेबल, ऐसे कॉस्ट का क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट. सिमिलरली और एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं. सपोज अगर मैं आपको बोलूं अमाउंट पेड टू टेलर, ये कौन से प्रोडक्ट के लिए होगा? ऑब्वियसली आप रिलेट कर सकते हैं शर्ट के साथ. और वैसे अगर अमाउंट पेड टू कारपेंटर, आप किसके साथ रिलेट करेंगे? टेबल के साथ. अगेन ये मुझे बताने की जरूरत पड़ी नहीं, ये आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो ऐसे कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट. तो आपको शायद समझ में आया होगा कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है. दोज कॉस्ट which you can directly identify with the product. ठीक है. तो अब दूसरा समझते हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है. तो इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होता है those cost which cannot be
directly identified with the product, जिसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो कौन से स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट के लिए लगे। क्यों? बिकॉज इट इज जॉइंटली incurred for all the products। मतलब क्या? चलिए ये एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं कि हमारी फैक्ट्री में हम शर्ट और टेबल बना रहे हैं। अब बताइए, ये जो फैक्ट्री है, सपोज ये हमारी ओल्ड जगह नहीं है, ये हमने किसी और से ली हुई है, तो हमें उसको रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये जो फैक्ट्री रेंट है, सपोज 10,000 रुपीज रेंट पे कर रहे हैं। अब बताओ ये कि कौन से प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो? कैन यू आइडेंटिफाई दिस रेंट ओनली विद शर्ट? कि क्या आप इसको ओनली विद टेबल के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नो, क्योंकि ये जो रेंट लगा है वो दोनों के लिए लगा है, इस जगह पे दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो किसी एक प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया आपका? इनडायरेक्ट कॉस्ट, बिकॉज इट इज जॉइंटली इंकर्ड फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। तो जैसे मैंने आपके लिए बताया रेंट, और आगे कंटिन्यू करते हैं इसी में। एट द एंड ऑफ द मंथ हमारा फैक्ट्री का पावर बिल आया, समझो 6,000 रुपीज। अब आप बता सकते हैं 6,000 रुपीज पावर बिल में कितना पावर या कितने इलेक्ट्रिसिटी आपका शर्ट के लिए यूज हुआ और कितना टेबल के लिए, क्योंकि वो तो किसी एक प्रोडक्ट के लिए नहीं लगा है, जॉइंटली जो भी प्रोडक्ट हम लोग फैक्ट्री में बना रहे हैं सबके लिए लगा। तो ये भी हमारा कौन सा कॉस्ट हो गया? इनडायरेक्ट कॉस्ट। आई होप आपको ये समझा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। समझो फैक्ट्री के बाहर हमने वॉचमैन को रखा है टू गिव सिक्योरिटी, और हम उसको मंथली 5,000 रुपीज पे कर रहे हैं। अब बताओ, अगर हम लोग उसको जो पे कर रहे हैं 5,000 रुपीज, वो अल्टीमेटली काम क्या कर रहा है? सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो क्या वो सिक्योरिटी खाली हमारे शर्ट्स को दे रहे हैं, या खाली टेबल को दे रहे हैं, या फिर दोनों प्रोडक्ट को दे रहे हैं? तो ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी दोनों प्रोडक्ट को दे रहा है। तो ये जो कॉस्ट लगा हमारा, वो भी जॉइंटली लगा है फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। तो इस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इज दैट क्लियर? तो आपको ये तो समझ में आ गया डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। डायरेक्ट कॉस्ट को एक और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। ठीक है? और जो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इसको कहा जाता है ओवरहेड्स। सो काफी टाइम सम्स में, प्रॉब्लम्स में, या आप क्वेश्चन शीट देखेंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट के बदले प्राइम कॉस्ट भी इंटरचेंजेबली दे सकते हैं, और वैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट के बदले ओवरहेड्स भी दे सकते हैं। तो ये दोनों नाम जानने जरूरी है आपके लिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है जॉइंट कॉस्ट, तो जॉइंट कॉस्ट मतलब कौन सा हो गया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? सो ऑब्वियसली इफ यू कैन सी द वर्डिंग ओवर हियर, दिस कॉस्ट इज जॉइंटली इंकर्ड फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। तो जॉइंट कॉस्ट मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट। आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गया? चलिए अब इसके आगे का पार्ट करेंगे। ये जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है, या इसका दूसरा नाम है प्राइम कॉस्ट। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, या इसे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड, एक ही बात है। दूसरा होता है डायरेक्ट, दिस डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर बोलो या डायरेक्ट वेजेस, और मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्टिव वेजेस। और तीसरा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस।
तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि क्यों डायरेक्ट कॉस्ट को इन 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो जैसा कि हमारी प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया था, ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब बताइए, ये जो हमने एग्जांपल लिए थे कि भाई शर्ट के लिए क्लॉथ, टेबल के लिए वुड, शर्ट के साथ अमाउंट टू टेलर, टेबल के साथ अमाउंट टू कारपेंटर, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था डायरेक्टली। तो दिस आर ऑल माय डायरेक्ट कॉस्ट्स, ठीक है। इनमें सबसे पहला डायरेक्ट कॉस्ट जो है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्लॉथ और वुड। अब आप लोग बताइए, व्हाट इज क्लॉथ फॉर अ शर्ट? ऑब्वियसली रॉ मटेरियल। सिमिलरली व्हाट इज वुड फॉर टेबल? रॉ मटेरियल। तो हमारा सबसे पहला डायरेक्ट कॉस्ट है रॉ मटेरियल, ठीक है। इसके अलावा हु इज टेलर फॉर अ शर्ट? ठीक है, एक वर्कर हमारे फैक्ट्री में होगा जो हमारे लिए शर्ट बना रहा है। सिमिलरली हु विल बी कारपेंटर फॉर द टेबल? सो ही इज द वर्कर हु इज मैन्युफैक्चरिंग टेबल फॉर अस। Will they work free of cost? No. So they have to be paid wages. Because they are manufacturing something, we are paying them wages. So can I call this as manufacturing wages? Yes, इसे manufacturing wages बोल सकते हैं। तो हमारे 2 डायरेक्ट कॉस्ट तो आपको सामने दिख गए, एक रॉ मटेरियल हो गया और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। यही मैंने नीचे की स्लाइड में लिखा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग वेजेस या डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस। तो फिर ये तीसरा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस। तो ऐसे कोई एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट कॉस्ट है, मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन से प्रोडक्ट के लिए लगा है, ठीक है, लेकिन वो मटेरियल नहीं है और वो वेजेस भी नहीं है, तो वो आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज इसी एग्जांपल में लेते हैं शर्ट्स और टेबल में। क्वेश्चन में ऐसा दिया है, हम लोग ने एक स्पेसिफिकली एक मशीनरी या मशीनरी नहीं, एक टूल या मशीनरी भी लीजिए, हमने हायर किया, इंपोर्टेड मशीनरी को हमने हायर किया ओनली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग या एम्ब्रॉयडरी वर्क। एक स्पेसिफिक एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए हमारे पास वो मशीन थी नहीं, तो हमने उसको मतलब जो भी इंपोर्टेड मशीनरी थी ना, वो जिसके पास थी उससे थोड़े दिन के लिए रेंट पे ले लिया या हायर कर लिया। तो अभी एम्ब्रॉयडरी वर्क है और वो भी स्पेसिफिकली बोलते हैं जो गारमेंट्स में यूज होता है। तो यू कैन ऑब्वियसली रिलेट कि ये खर्चा किसके लिए लगा है, शर्ट के लिए, ठीक है। अब बताइए, ये जो कॉस्ट लगा, हमने रेंट पे किया फॉर दैट मशीनरी फॉर एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑन गारमेंट्स, इज दैट raw material cost? No. Is that a wages? No. But you can still identify कि हाँ, अगर ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है गारमेंट्स के लिए, तो ऑब्वियसली टेबल के साथ तो नहीं होगा, वो शर्ट के साथ होगा। तो वो कॉस्ट कहाँ पर जाएगा, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। सो स्पेसिफिकली अगर आपने कोई भी टूल हायर किया है या मशीनरी हायर की है जिसको आप रिलेट कर सकते हैं कि वो कौन से प्रोडक्ट के लिए है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। हाँ, अगर आप रिलेट नहीं कर पाएंगे कि वो किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है, तो वो इनडायरेक्ट रहेगा। चलिए और भी एग्जांपल थे। अब समझो इसी में एग्जांपल थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग है ना किसी एक बहुत बड़ी कंपनी का एक लोगो या एक पर्टिकुलर डिजाइन, या यू कैन से फॉर एग्जांपल हम लोग किसी सेलिब्रिटी का इमेज, उसकी फोटो हम लोग हमारे शर्ट्स पे निकाल के शर्ट्स पे यूज करना चाहते हैं और वो मार्केटिंग करना चाहते हैं। समझो हमारी बहुत बड़ी कंपनी, लीडिंग कंपनी है, और हम लोग करोड़ ऑफ शर्ट्स से कोई सेलिब्रिटी लाइक मिस्टर MS धोनी या सचिन तेंदुलकर या कोई एक्टर ले लीजिए, ठीक है, उनका इमेज हम लोग यूज करना चाहते हैं। कैन वी यूज देयर इमेज विदाउट देयर परमिशन? नो। ऑब्वियसली अगर हम लोग उनका नाम, उनका फोटो यूज कर रहे हैं और उनसे परमिशन नहीं लेंगे और उस वजह से हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो दैट सेलिब्रिटी कैन फाइल अ कोर्ट केस अगेंस्ट अस और वो जीत भी जाएगा, ठीक है। तो वी विल हैव टू पे अप ह्यूज कॉम्पेंसेशन। तो अगर हमें
जेन्युइनली उस प्रोडक्ट को उनके इमेज के साथ मार्केटिंग करनी है तो हमें उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी या उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ेगा. सो विल दे गिव दिस परमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट? नो. सो उनको उस चीज के लिए हमें रॉयल्टी पे करना पड़ेगा. ठीक है. सो अभी अगर सपोज स्पेसिफिकली उनका इमेज हम लोग शर्ट्स पे यूज करने वाले हैं इसलिए हम उसको रॉयल्टी पे कर रहे हैं तो वो इस प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं. करेक्ट. तो रॉयल्टी जो कॉस्ट हो गया वो भी कहां पर आएगा? रॉयल्टी इज नॉट अ रॉ मटेरियल, रॉयल्टी इज नॉट अ वेजेस पेड, बट इट स्टिल यू कैन आइडेंटिफाई विद द प्रोडक्ट. तो वो कहां पर आ जाएगा? आपका डायरेक्ट कॉस्ट में, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर. ठीक है. चलिए ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि सपोज वी आर मैन्युफैक्चरिंग वन मोर प्रोडक्ट, कार. ठीक है. रॉ मटेरियल, वेजेस, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंस. अगर मैं आपको पूछूं स्टील बोलो, ग्लास बोलो, ये सब क्या है कार के लिए? ऑब्वियसली रॉ मटेरियल. ठीक है. अमाउंट पेड टू ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स. ठीक है. सो दे आर लुकिंग इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार. Then suppose we want to copy the design of one of the best selling cars of Maruti. ठीक है. हम उनका एक डिजाइन एज इट इज कॉपी करना चाहते हैं. सो विल दे गिव दिस परमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट टू अस? नो. अगर मैं उनसे उनका डिजाइन कॉपी करना चाहता हूं विदाउट परमिशन तो मैं कॉपी करूंगा तो अगेन कोर्ट केस कर लेंगे. तो अगर मुझे उनसे परमिशन लेनी है तो वो परमिशन हमें फ्री में तो देंगे नहीं, तो हमें उनको पेमेंट करना पड़ेगा. सो दैट पेमेंट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी. ठीक है. अब ये रॉयल्टी जो पे कर रहे हैं वो हमारा रॉ मटेरियल भी नहीं है, वो हमारा वेजेस भी नहीं है, बट स्टिल यू कैन आइडेंटिफाई विथ कि अगर समझो क्वेश्चन में से दिया अमाउंट पेड टू मारुति सुजुकी. ठीक है. यू कैन आइडेंटिफाई कि ये जो अमाउंट पे किया होगा वो ऑब्वियसली कार के लिए किया होगा, तो ये रॉयल्टी किधर आएगा? आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है. तो ये डायरेक्ट कॉस्ट 3 पार्ट में डिवाइड होता है. आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस. अब अगर हम लोग इसके अंदर जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एक रॉयल्टी और दूसरा हायर चार्जेस ऑफ टूल्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. ठीक है. ये आपके हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल. अभी लेट अस अंडरस्टैंड डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे बनेगा. ठीक है. सपोज अगर मैं आपको यहां पर एग्जांपल दूं, यही पहले तो चलो कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, मतलब गोडाउन में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 100 kg था. ओके. पूरे साल में हमने इस साल परचेस किया 1000 kg ऑफ रॉ मटेरियल मोर. 100 kg तो था, 1000 और खरीद लिया, और लास्ट में हमारे गोडाउन में इसमें से 200 kg बच गया. सो अभी आप लोग बताइए कितना रॉ मटेरियल इसमें से यूज कर लिया हमने? करेक्ट. 900 kg. क्यों? ओपनिंग तो हमारा 100 था ही, पहले से था, 1000 और खरीद लिया तो 1100 हो गया. अब 1100 में से हमारे पास बच कितना गया? अभी भी 200 स्टिल विथ मी, तो बाकी का यूज कर लिया, दैट इज 900 kg. ये हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम. तो बताओ ये क्या सबको ऐड किया मैंने? नहीं. तो रॉ मटेरियल ओपनिंग में परचेसेस को तो ऐड कर लिया और एक क्लोजिंग को माइनस कर लिया. ठीक है. तो इस तरह से रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया. तो हमारे रॉ मटेरियल कंज्यूम का इक्वेशन क्या होता है? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस, इधर माइनस क्लोजिंग है. ठीक है. लेकिन इसमें एक और चीज आती है, वो है प्लस परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस. ठीक है.
तो पहले तो हमें ये समझना है कि परचेस रिलेटेड एक्सपेंस होता क्या है, और फिर उसके साथ ये भी समझना है कि व्हाई इट इज एडेड टू परचेस। देखते हैं। तो आप सबने कैरेज इनवर्ड ये वर्ड तो सुना ही होगा, कैरेज इनवर्ड। अब ये क्या होता है? हाँ, राइट है। कैरेज इनवर्ड मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट व्हेन द गुड्स या रॉ मटेरियल जो भी है, हम उसे हमारी फैक्ट्री में ला रहे हैं। इनवर्ड मतलब जब फैक्ट्री में ला रहे हैं। मतलब एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हमारी फैक्ट्री है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में हमारी फैक्ट्री है, और हम लोग ने समझो दिल्ली से परचेज किया है 1000 kg रॉ मटेरियल। 1000 kg रॉ मटेरियल परचेज किया हमने दिल्ली से एट 10 रुपीज पर kg। तो हमारा परचेस कॉस्ट हो जाएगा 10,000। अब परचेस तो किया दिल्ली से और यूज करना है मुझे मेरे फैक्ट्री में जो मुंबई में है, तो मुझे इस रॉ मटेरियल को दिल्ली से मुंबई लाना पड़ेगा। सपोज मैं इसको अपने इंडियन रेलवेज के थ्रू लेके आता हूं, तो विल इंडियन रेलवेज डिलीवर दिस रॉ मटेरियल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई फ्री ऑफ कॉस्ट? नो, कुछ तो चार्ज लेगी। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है उसे हम कहते हैं कैरेज। अब उसे कैरेज बोलते हैं। इनवर्ड है कि आउटवर्ड, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर गुड्स मेरे फैक्ट्री में आ रहा है, अगर ये फैक्ट्री में आ रहा है तो हम इसे इनवर्ड कहते हैं, और ये अगर फैक्ट्री से बाहर जाते वक्त कैरेज कॉस्ट लगता है तो उसे हम आउटवर्ड कहते हैं। ठीक है। तो अब चूंकि ये हमारा गुड्स फैक्ट्री में आ रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे? इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। सपोज रेलवेज इज चार्जिंग में 2 रुपीज पर केजी, तो 1000 kgs का 2000 रुपीज हमें कैरेज कॉस्ट देना पड़ेगा। तो जब ये रॉ मटेरियल मेरे फैक्ट्री पहुंचेगा, ये मुझे 12,000 रुपीज कॉस्ट का पड़ेगा, बराबर है। अब इसमें से आप मुझे बताइए मेरा परचेस कॉस्ट कितना है? वो तो सिर्फ 10,000 है। नाउ दिस कैरेज इनवर्ड 2000, कैन आई से इट इज माय एक्सपेंस? यस, incurred at the time of purchase, बराबर है। यस, एट द टाइम ऑफ परचेस लगा है, तो ये हो गया हमारा परचेस रिलेटेड एक्सपेंस। परचेस करते वक्त जो भी और खर्चे लगते हैं उसे कहते हैं परचेस रिलेटेड एक्सपेंस। अब मैंने इस 2000 को इस परचेस में क्या किया है? ऑब्वियसली इट इज एडेड। तो इसीलिए आप अगर हमारे स्क्रीन पे देखेंगे तो ये परचेस रिलेटेड एक्सपेंस परचेस में ऐड होता है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें। सपोज हम लोग यूएस से समझो ऐसे 1 करोड़ पेन परचेस कर रहे हैं 10 रुपीज ईच पे, 1 करोड़ पेन खरीद रहे, और इतनी ह्यूज क्वांटिटी हम लोग यूएस से शिप से लेके आ रहे हैं मुंबई के लिए। ठीक है, परचेस प्राइस हमारा कितना है? 10 रुपीज। अभी जो शिप से हम लोग यूएस से मुंबई लाएंगे, ऑब्वियसली वो फ्री में तो हमको डिलीवर नहीं करेगी, तो उसका कुछ चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो शिप का जो हम लोग अभी पे करेंगे यहाँ पे उसको बोलते हैं फ्रेट। अब क्योंकि वो गुड्स मेरे फैक्ट्री में आ रहा है तो हम इसे इनवर्ड कहेंगे, फ्रेट इनवर्ड। सपोज वो शिप वाली कंपनी हमसे 2 रुपीज पर पेन डिलीवरी चार्जेस मांग रही है, हम लोग दे रहे हैं उसको। अब सपोज वो जो शिप मुंबई के लिए आ रही है, अब इतना बड़ा डिस्टेंस है, शिप डूब सकती है, या समझो कोई स्टॉर्म या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी रीजन से जिससे शिप डूब गई, तो मेरे तो करोड़ों सौ रुपीज का नुकसान हो जाएगा। अब ऑब्वियसली 1 करोड़ पेन है, 10 रुपए में खरीदा है, मतलब 10 करोड़ तो मेरा वही कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो मेरा 10 करोड़ रुपया नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी कंपनी ऐसा रिस्क नहीं लेगी, तो ऑब्वियसली इसका इंश्योरेंस निकलेगा। अब इंश्योरेंस निकलेगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा हमें। समझो इंश्योरेंस प्रीमियम है 1 रुपी पर पेन। ठीक है, अब ये शिप हमारे मुंबई पोर्ट पहुंच गई, वहां पर कुछ कस्टम्स ऑफिसर होंगे
जो हमें वेलकम करने के लिए तैयार हो गए। अब आप बताइए, क्या वो इस प्रोडक्ट को मुंबई में या इंडिया में फ्रीली एंटर होने देंगे? नो। उस पे ऑब्वियसली उन लोग अपने रूल्स के हिसाब से देखेंगे कि इस पे क्या कस्टम्स ड्यूटी लगती है, उतना हमसे चार्ज करेंगे। अब कस्टम ड्यूटी भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इस केस में कौन सी ड्यूटी लगेगी? क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। सपोज ये भी 2 रुपीज पर पेन चार्ज कर लिया, हमने वो पे किया और हमारे गुड्स को हमारे फैक्ट्री में लेके आ गए। अब बताइए, अल्टीमेटली मुझे एक पेन कितने का पड़ा? यस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये पेन हमें 15 रुपए का पड़ा। ठीक है, 10 + 2 + 1 + 2 = 15। पर इस 15 में हमारा परचेस कॉस्ट कितना है? इस 15 में हमारा परचेस कॉस्ट 10 है, बराबर है। तो बाकी ये सब जो कॉस्ट है, दैट इज फ्रेट, इंश्योरेंस और इंपोर्ट, ये क्या है? ये वो खर्चे हैं जो परचेस करते वक्त लगे। तो ये जो है, इनको मैं क्या बोलूंगा? परचेस रिलेटेड एक्सपेंस। और ऑब्वियसली मैं इसे परचेस में क्या कर रहा हूं? ऐड। तो अब आपको समझा होगा इस एग्जांपल से कि परचेस रिलेटेड एक्सपेंस होता क्या है और क्यों उसे ऐड किया जाता है। तो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का इक्वेशन है ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस रिलेटेड एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट की। जिसे हम लोग ओवरहेड्स भी बोलते हैं या जॉइंट कॉस्ट भी कह सकते हैं। अब ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इसमें इसे भी हमने 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। सी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे इसमें 4 अलग अलग जगह होती है। एक जगह होती है फैक्ट्री, जहां पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरा होता है ऑफिस, जहां से हम हमारे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी एक्टिविटीज होते हैं वो करते हैं। तीसरा होता है शोरूम, ऑब्वियसली यहां से हम गुड्स बेचते हैं। और एक और जगह होती है वेयरहाउस बोलो या आप उसे गोडाउन बोलो, यहां पर हम हमारे गुड्स को स्टोर करते हैं। तो ये 4 जगह होती है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो खर्चा हमारा फैक्ट्री में लगता है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री में लगता है, हम उसे कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये जो O/H है, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ओवरहेड। अब फैक्ट्री में जो खर्चा लगा है वो ऑब्वियसली क्यों लगा है? मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो इसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहा जाता है। और फैक्ट्री इज अ प्लेस वेयर द वर्कर्स वर्क। तो फैक्ट्री का एक और नाम होता है वर्क्स। तो वर्क्स ओवरहेड ये भी कहा जाता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड बोलो या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बोलिए या वर्क्स ओवरहेड बोलिए, एक ही बात है। सिमिलर दूसरा जो पार्ट है, इट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और जो कॉस्ट हमारा शोरूम में लगता है बेचने के लिए, और जो कॉस्ट हमारा वेयरहाउस में लगता है स्टोर करके और वहां से हम कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसे जॉइंटली यहां पे लिखा जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये जॉइंटली कंबाइन करके लिखा जाता है। तो यहां पर शोरूम से रिलेटेड सेलिंग के भी एक्सपेंस आएंगे और यहां पर वेयरहाउस से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन के भी एक्सपेंसेस आएंगे। अब क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स। सबसे पहले फैक्ट्री रेंट अगर मैं पूछूं
कहाँ पर आएगा? ऑब्वियसली आप नाम देख के ही बता सकते हो, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। ऑफिस रेंट, ऑब्वियसली ऑफिस ओवरहेड्स में आएगा। ये तो आप नाम देख के समझ रहे हो, ऑफिस ऑफिस, फैक्ट्री फैक्ट्री, ठीक है। शोरूम रेंट, शोरूम इज फॉर सेलिंग द गुड्स, तो यहां पर आएगा। वेयरहाउस या गोडाउन रेंट, वो डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए, तो वो भी इसी लास्ट वाले पार्ट में आएगा। करेक्ट। चलिए और एग्जांपल दें। एडवर्टाइजमेंट, अब एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं हम लोग? ऑब्वियसली बेचने के लिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। कैरेज आउटवर्ड, जैसे हमने कैरेज इनवर्ड एग्जांपल लिया था, अब कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट incurred when the goods are going out of the fact, out of the organization, ठीक है। तो अब बताइए, आप सोच के बताइए, ये क्यों, किसके लिए लगा खर्चा? इज इट अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस? नो। ये ऑफिस का खर्चा है? नो। ये सेलिंग का खर्चा है कि डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है? ये डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। और क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक कंबाइंड हेड है, तो यही पर आएगा कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। अब अगर मैं आपको पूछूं अकाउंटेंट सैलरी, ऑफिस में आएगा क्योंकि अकाउंटेंट ऑफिस में काम करता है। हाँ, अगर ऐसे मैं आपको पूछूं फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, तो फैक्ट्री में आएगा। अगर मैं पूछूं सेल्समैन सैलरी, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। अगर मैं आपको पूछूं गोडाउन कीपर सैलरी या वेयरहाउस कीपर सैलरी, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। लेकिन अकाउंटेंट सैलरी पूछूंगा तो ऑफिस में आएगा। अच्छा, सपोज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया है, खाली इतना लिखा है सैलरीज। अब अगर ऐसा कुछ भी नहीं बताया, कहा कि सैलरी है, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये ऑफिस की होगी, ठीक है। दूसरा समझो, अगर दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस में आएगा। पावर, तो पावर आएगा फैक्ट्री में, ठीक। ये एग्जांपल्स हो गए काफी, और लेते हैं, ये तो इजी एग्जांपल्स है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अब क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में यूज होती है, तो उसका डेप्रिसिएशन भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो जनरली हमारे कंप्यूटर्स ऑफिस में यूज होते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, तो डिलीवरी वैन इज फॉर पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ओके, अब आगे और एग्जांपल थे। सपोज अगर मैं आपको स्पेसिफिकली पूछूं कि टैक्सेस में, टैक्स में, ठीक है, मैं टैक्स का एग्जांपल बताऊं। अगर आपने कभी परचेस टैक्स सुना है, परचेस टैक्स, शायद आपने नहीं सुना, लेकिन अभी अभी आपने 5 मिनट पहले सुना था। हमने इसके प्रीवियस ये एग्जांपल में जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हमने यूएस से एक पेन परचेस किए थे और वो शिप से आ रही मुंबई, तो वहां पे हमने मुंबई पहुंचने के बाद इंपोर्ट ड्यूटी भरी थी। तो इंपोर्ट ड्यूटी, इज इट अ टैक्स? यस। पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, हाँ, तो ये हो गया हमारा परचेस टैक्स। सो जैसे एग्जांपल लिया इंपोर्ट ड्यूटी, वो परचेस टैक्स हो गया। अरे बिजनेसमैन को परचेस करते हुए तो टैक्स भरना पड़ रहा है, जैसे हमने देखा। पहले क्या होता था, गुड्स मैन्युफैक्चर करने पे भी मैन्युफैक्चरिंग टैक्स भरा जाता था। मैन्युफैक्चरिंग टैक्स भरा जाता था पहले, जिसे कहते थे एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी। मतलब कुछ भी चीज आप इंडिया में प्रोड्यूस करो तो आपको मैन्युफैक्चर करने पे एक्साइज ड्यूटी भरनी पड़ती थी। अब ऑब्वियसली ये
स्क्रैप हो चुका है। अब आपको मैन्युफैक्चरिंग टैक्स में एक्साइज ड्यूटी के बदले आपको क्या भरना पड़ता है, एक कॉमन टैक्स आ गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। बट मैं आपको एक एग्जांपल लेने के लिए खाली बता रहा हूँ। और फिर बेचने के लिए हमें बेचते वक्त भी सेल्स टैक्स लगता था, लेकिन अभी ऑब्वियसली वो जीएसटी के साथ रिप्लेस हो चुका है। तो अभी बिजनेसमैन क्या क्या एक्टिविटी करेगा, तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल खरीदेगा, परचेस किया तो परचेस टैक्स लग गया। फिर उस रॉ मटेरियल से कुछ गुड्स बनाएगा तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी उसे। फिर उसको बेचने पे उसे सेल्स टैक्स लगता था। और ये सब करने के बाद अगर वो गलती से कुछ कमा लेता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अगर वो कुछ प्रॉफिट कमा लेता है तो उस पर उसे इनकम टैक्स भरना पड़ता था, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस एक बिजनेसमैन को लगते थे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कहां पर क्या क्या चीज आएगी। अब परचेस टैक्स जो हमारा सबसे पहला है, परचेस टैक्स, इट इज एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ परचेस। तो ये तो परचेस रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, ये हमारा परचेस रिलेटेड एक्सपेंस हो गया। तो ये तो हमारे डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा, यहां पर ये जो है परचेस रिलेटेड एक्सपेंस यहां पर आएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग टैक्स दैट इज एक्साइज ड्यूटी। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होती है फैक्ट्री में तो ऑब्वियसली एक्साइज ड्यूटी भी कहां पर लगेगी, ये लगेगी आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, अभी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में फिर भी दिया गया है एक्साइज ड्यूटी तो आपको मालूम होना चाहिए कहां पर लगेगा, फैक्ट्री, ठीक है। सेल्स टैक्स ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू सेल्स, तो ये आएगा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट बचा इनकम टैक्स। अब यहां पर हो गया, यहां पर हो गया, इधर जगह खाली दिख रही है तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को होता है ये यही पर आएगा, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने इस टॉपिक के स्टार्ट में ये डिस्कस किया था कि जो भी एक्सपेंस विच आर नाइदर टू प्रोड्यूस नॉर टू सेल, ऐसे एक्सपेंस को हम लोग कॉस्टिंग में नहीं लिखते हैं। ये हमने डिस्कस किया था, देखिए हमारे प्रीवियस स्लाइड्स में ये हमने डिस्कस किया है। यस, एनी एक्सपेंस नाइदर टू प्रोड्यूस नॉट टू सेल इज इग्नोर्ड इन कॉस्टिंग। अब आप लोग बताइए, जो टैक्स प्रोड्यूस करने के लिए लगा है, टू प्रोड्यूस, उसे तो हम एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। तो सिंस इट इज अ टैक्स टू प्रोड्यूस, इट इज अ एक्सपेंस टू प्रोड्यूस, वो कॉस्टिंग में आता है, तो हमने उसे फैक्ट्री ओवर में लिखा। सेल्स टैक्स इज अ टैक्स टू सेल, इट इज एन एक्सपेंस टू सेल, वो भी कॉस्टिंग में आना चाहिए, वो भी हम लोग लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। अब आप बताइए, इनकम टैक्स, इज इनकम टैक्स गिवन टू प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट? नो। इज इनकम टैक्स गिवन टू सेल योर प्रोडक्ट? नो। सो इनकम टैक्स इज नाइदर टू प्रोड्यूस नॉर टू सेल। तो इनकम टैक्स को भी हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो आपने जहां पर भी ये नोट डाउन किया था तो वहां पे आपने डोनेशन और डिविडेंड पेड लिखा था, वहीं पे आप इनकम टैक्स भी लिख सकते हैं। तो ये पार्ट आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ एग्जांपल्स। अभी और एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल्स जो अभी थोड़े से टेक्निकली एडवांस्ड एग्जांपल्स है, इनका जब तक आपको मीनिंग नहीं मालूम होगा तब तक आप उसे बराबर लिख नहीं पाएंगे कि कौन से हेड में आएगा। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं हॉलेज, हॉलेज, अब ये क्या होता है, ये वर्ड तो कभी सुना ही नहीं है। तो अभी आप इसके ये नाम देख के तो बता नहीं पाएंगे कौन से हेड में आएगा, तो पहले इसका मीनिंग जानते हैं। सो हॉलेज यू कैन से इट इज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस इनसाइड या विद इन फैक्ट्री प्रीमाइसेस। हॉलेज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। मतलब अब समझो लेट्स से रिलायंस पेट्रोलियम
जो जो कि उनकी फैक्ट्री या प्लांट है जामनगर में, गुजरात में। अब इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रास रूट ऑयल रिफाइनरी। अब इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतना ह्यूज स्पेस है, मतलब आप अगर अंदाजा लगाएंगे, मतलब एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए कोई ट्रक या व्हीकल होगी तो उसे भी कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। ह्यूज, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। अब वहां पर गुड्स को एक एंड से दूसरे एंड के लिए लेके जाने के लिए डू यू थिंक वर्कर्स उसे खुद उठा उठा के लेके जाएगा? नो, इट इज अ टाइम वेस्ट। इतना अगर वर्कर उठा के मेहनत करके लेके जाएगा, जितना टाइम वेस्ट होगा उतने में तो वो बहुत कुछ दूसरा काम कर लेगा। तो ऑब्वियसली कंपनी के पास अंदर भी फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में भी कुछ व्हीकल्स होंगी जो एक एंड से दूसरे एंड गुड्स को विद इन द फैक्ट्री डिलीवर करने के लिए रखी होगी। तो वैसे जो डिलीवरी ट्रक्स या डिलीवरी कार्स के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चे होते हैं विद इन द फैक्ट्री, उसे हम क्या बोलते हैं? हॉलेज। और क्योंकि अभी एक बार आपको इसका मीनिंग समझ गया तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कहां पर आएगा ये, फैक्ट्री में। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, काउंटिंग हाउस सैलरी। अब काउंटिंग हाउस मतलब एक्चुअली इट इज नथिंग बट अकाउंटिंग हाउस। काउंटिंग हाउस का मतलब होता है अकाउंटिंग हाउस, दैट हाउस वेयर द अकाउंट्स आर केप्ट। एंड वेयर इज द अकाउंट्स केप्ट? ऑब्वियसली ऑफिस। तो ये हमारा जो काउंटिंग हाउस है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में है। करेक्ट? एक और लास्ट पार्ट करते हैं, ठीक है? दैट इज ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी। अब जनरली यहां पर मिस्टेक क्या होता है, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि क्योंकि वर्ड ऑफिस है तो इसलिए ऑफिस ओवरहेड्स में आएगा। नहीं। अब ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी मतलब बेसिकली सैलरी पेड टू दोस एम्प्लॉइज हु माइट बी सिटिंग इन द ऑफिस, ठीक है, एंड आर ड्रॉइंग, सिटिंग इन द ऑफिस एंड ड्रॉइंग। अब ऐसा क्या ड्रॉइंग कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें सैलरी पे की जाती है? तो बेसिकली ये वो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती है। जैसे आपने सबको पता होगा कि जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में आर्किटेक्ट्स जो होते हैं तो उन्हें वो बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाना पड़ता है, तो उससे किस तरह का डिज़ाइन बाद में वो अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी को बताएंगे और अगर अप्रूव होगा तो उस तरह से का काम चालू होगा। सिमिलरली अब जैसे कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, समझो ऑटोमोबाइल कंपनी में कंपनी ने डिसाइड किया है एक न्यू एसयूवी कार लॉन्च करना चाहिए, तो कंपनी के इन हाउस कुछ डिजाइनर्स होंगे जिनको बोला जाएगा कि आप कुछ अच्छी डिजाइन हमें ड्रॉ करके बताइए, ठीक है, और फिर उसमें से एक डिजाइन हम लोग सिलेक्ट करेंगे और फिर हम उस तरह की कार मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो वो डिजाइनर्स का काम क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स उनको बनाना पड़ेगा, मतलब मे बी दे कैन गेट इंस्पायर्ड विद सम एग्जिस्टिंग डिफरेंट कंपनी के कार मॉडल से या इंटरनेशनल मॉडल से, तो कुछ ना कुछ या खुद की क्रिएटिविटी यूज करके तो कुछ ऐसा डिजाइन, मतलब 5-6 डिजाइन बनाने पड़ेंगे और फिर वो जो भी मैनेजमेंट कमेटी होगी उनके पास दिखाया जाएगा और उसमें से एक डिजाइन पास होगा। तो ऑब्वियसली ये जो डिजाइन होगी ये पेपर और पेंसिल से नहीं होता, ये मतलब ये भी यूज होता होगा, लेकिन इनके लिए क्या होता है, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पर वो डिजाइन्स को क्रिएट किया जाता है और उससे एक वर्चुअल रियलिटी जैसा बनाया जाता है कि किस तरह से कार दिखेगी, तो पूरा वो एक 3D मॉडल जैसा बनता है, ठीक है, जिससे मैनेजमेंट ये डिसाइड कर पाएगी कि हाँ ये दिखने में अच्छा लग रहा है और ये हमारी कार इस तरह की बननी चाहिए। तो ये जो एम्प्लॉयज है वो ऑब्वियसली ऑफिस में बैठ के डिजाइन करेंगे, ड्राइंग करेंगे, बट ये जो काम उन लोग कर रहे हैं वो ऑफिस का काम नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली इनके डिजाइन या ड्राइंग यूज कहां पर होने वाली है, इट विल बी यूज्ड इन फैक्ट्री, सो दे आर सिटिंग इन द ऑफिस बट दे आर डूइंग द फैक्ट्री वर्क। तो ये कहां पर आएगा आपका
फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। ड्राइंग, ऑफिस, सैलरी। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा कि कौन सा चीज कहाँ पर आता है।